को लगता है कि बिल्कुल बच्चा ऑटिस्टिक हो गया है तो पता नहीं हमारा लाइफ पूरा गड्ढे में चला गया, ऐसा नहीं है। मैं हर मदर को बोलता हूँ कि अगर आपका बच्चा बोल रहा है तो थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, इन सब का रोल जो है वो सिर्फ 10% है। सबसे ज़्यादा जो 90% रोल रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का लाइसेंस होता है, जिसका लाइसेंस नंबर ए से स्टार्ट होता है। हेलो, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर एस एम तारिक है। मैं एक ऑडियोलॉजिस्ट हूँ और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट मतलब स्पीच थेरेपिस्ट, जिसको कॉमन भाषा में बोला जाता है। मैंने अपनी पढ़ाई अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग हैंडीकैप दिल्ली से बैचलर्स किया है। सेम अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग हैंडीकैप कलकत्ता से मैंने अपना मास्टर्स किया है और मैं पीएचडी भी हूँ। लगभग मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है ऑटिज्म के बच्चों के साथ काम करने का, और उसके साथ मैं अपना ऑडियोलॉजी भी प्रैक्टिस करता हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे ऑटिज़्म के बारे में। क्या परेशानी है, क्या ये बीमारी है या फिर एक कंडीशन है जिसके वजह से लोग परेशान रहते हैं। तो आज मैं यहाँ पे कुछ पेरेंट्स के सवालों का जवाब देने के लिए आया हूँ एज़ अ स्पीच थेरेपिस्ट। एक स्पीच थेरेपिस्ट का क्या रोल होता है बच्चे के लैंग्वेज में, कम्युनिकेशन में, जब एक बच्चा ऑटिस्टिक होता है तो उस पे हम आज बात करेंगे। तो जब ये पूछा जाता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे बच्चे की स्पीच या लैंग्वेज जो है वो डिलेड है, तो सबसे पहली चीज़ है कि हमें उसको मॉनिटर करना है। आपको बहुत ज़्यादा भी अगर आप दिमाग नहीं लगाते हैं, आप गूगल करते हैं, तो आपको पता लगता है एक माइलस्टोन होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट का। जैसे कि आम 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 तौर पे बोला जाता है कि बच्चा जो है लगभग 1 साल का हो गया है तो चलना शुरू कर देगा, वैसे ही बोलने की भी बच्चे की लैंग्वेज एज होती है। तो वो लैंग्वेज एज आपको मॉनिटर करनी होती है कि बच्चा स्पीच कितना डेवलप कर रहा है। मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे एक बच्चा पैदा होता है, कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ़ वो रोता है शायद। फिर जब 3-4 महीने का होता है तो गले से आवाज़ें निकालता है, आ, ई, ऊ। 4, 6, 7 महीने का होता है तो अपने आप बैबलिंग, जो बा, 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 पा, 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 इस तरह की आवाज़ें प्रोड्यूस करता है। उसके बाद अपने कुछ खुद के शब्द बना लेता है, जिसको हम लोग इडियोपैथिक वर्ड्स बोलते हैं, कि जैसे बच्चा पानी को मम बोल रहा है, वॉशरूम के लिए छिछी बोल रहा है। तो लगभग 1 साल में बच्चे का एक मीनिंगफुल वर्ड डेवलप हो जाता है। इस तरह से आप मॉनिटर कर सकते हैं कि कितना बच्चे का डेवलपमेंट है। अगर डिले है तो वो फिर कंसर्निंग है, आपको फिर इसी किसी प्रोफेशनल को दिखाना होगा। एक जो कंडीशन होती है उसमें ये होता है कि बच्चा एक माइलस्टोन को एक-एक करके अचीव करता जा रहा है, तो वो मॉनिटर करना है। अगर आपको लग रहा है कि बच्चा माइलस्टोन्स को अचीव तो कर रहा है लेकिन अब और बढ़ नहीं रहा है या फिर अब और पीछे हो रहा है, उन कंडीशन में आपको वो मॉनिटर करना होता है। किसी भी नॉर्मल पेरेंट को, किसी भी पेरेंट के लिए ये है जिनका बच्चा किसी कंडीशन में नहीं है, वो भी मॉनिटर करते हैं और वो समझते हैं कि बच्चे का ये एज है, इस एज के अकॉर्डिंग उसका डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमारा बच्चा बोलता नहीं है क्योंकि वो सुनता नहीं है। तो जब हमने उस बच्चे को देखा तो उसका जो बिहेवियर भी है, वो भी हमें समझ में आ रहा था कि ये आप पेरेंट से ही पूछा कि आपका बच्चा, आपको लगता है कि दूसरे बच्चों के, क्योंकि उस बच्चे का एक बड़ा भाई भी था, इन दोनों के डेवलपमेंट में और इनके बिहेवियर में आपको कुछ फ़र्क लग रहा है? तो उन्होंने बोला कि हाँ, हमें एक सिग्निफिकेंट फ़र्क दिख रहा है इन बच्चों में, और इसके वजह से ये बच्चा नेम कॉलिंग पे जवाब नहीं देता है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो लोगों से आई कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं कर रहा है। उस बच्चे की लगभग उम्र 3 साल हो गई थी। तो यहाँ पे आपको साइन एंड सिम्पटम दिखने लग जाते हैं एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर के। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। कोई भी बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा पैदा होते ही बोलना शुरू नहीं करता। उसकी लैंग्वेज की डेवलपमेंट शुरू होती है। अब क्या है कि अगर कोई बैरियर है, जिस बैरियर की वजह से बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हो रहा है या लैंग्वेज एक्वायर नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको समझना होगा कि उस बैरियर को हम पकड़ते हैं। हियरिंग लॉस हो सकता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, और भी बहुत सारे सिंड्रोम्स हैं, बहुत सारे डिसऑर्डर, जिनमें से ऑटिज़्म एक है। तो आपको समझना है कि अच्छा, ये क्या ऑटिज़्म है, और अगर ये ऑटिज़्म डायग्नोज़ हो जाता है, कितनी सिवियरिटी है और हम इस पे कितना काम कर सकते हैं। वैसे ही एक ज़्यादातर लोग जो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि बच्चे को कहीं हियरिंग लॉस तो नहीं है, क्योंकि बच्चे की बड़ी सेलेक्टिव हियरिंग होती है। वो आपकी बात समझेगा लेकिन और किसी की बात नहीं समझेगा।
तो उसमें भी ज़रूरी है, एक टीम अप्रोच है कि आप ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाइए और ये एंश्योर करिए कि बच्चे को सुनने की परेशानी नहीं है। बच्चा रिग्रेशन कम देखा जाता है कि पहले बोलने लग गया था, अचानक से बंद हो गया। वो अलग-अलग डिसऑर्डर्स अपने लेवल के होते हैं। बट अगर ऑटिज़्म में बोलें तो वो बच्चा कम्युनिकेट ही नहीं कर रहा है, सोशलाइज़ ही नहीं हो रहा है और अपने अलग बिहेवियर है। तो ये पैटर्न्स को पकड़ के हम फिर उन पे काम करना शुरू करते हैं। स्पीच थेरेपी जो है, आप समझिए कि स्पीच थेरेपी में हम बच्चे की लैंग्वेज डेवलप कर रहे हैं। 3 चीज़ें हैं, एक कि बच्चे का अटेंशन, अटेंड कर रहा है तो भी बात समझेगा। अभी अगर मैं आपसे आपका नाम पूछता हूँ, तो जब आपको वो क्वेश्चन समझ में आएगा तो आप मेरे को वापस जवाब देंगे। एक है आपका रिसेप्टिव लैंग्वेज, दूसरा आपका आ जाता है जब बच्चा समझने लग गया है तो वो डेवलप करेगा एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। इन दोनों को डेवलप करने के लिए आपके पास वोकैब्युलरी होनी चाहिए। अगर मैंने बोला हाथी, तो आपके दिमाग में एक इमेज आ जाएगी जानवर की। मैं एक ऐसा शब्द बोलता हूँ चाइनीज़ में हाथी, जो कि आपको मालूम ही नहीं, तो वो शब्द आपके लिए शोर बन जाता है, राइट? तो उसी तरह से आपको वोकैब्युलरी पे ध्यान देना है, रिसेप्टिव लैंग्वेज और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। और जब ये सारी चीज़ें आपकी इकट्ठी हो जाती हैं, तो मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ। जब मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, उस कंडीशन में मेरा सोशलाइज़ेशन बढ़िया हो पाएगा। तो डेफ़िनिटली ये हेल्प करेगा ही। अगर आप मेरे से पूछते हो कि क्या प्रैक्टिस करना चाहिए, सबसे पहले तो बच्चे को लेके 5 मिनट बात करिए विदाउट एनी स्क्रीन, कोई किताब नहीं। बच्चे का लैंग्वेज लेवल आप देखेंगे कि किस लेवल पे है बच्चा। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा सेंटेंस लेवल पे है, 5 मिनट सब कुछ छोड़ दीजिए, सिर्फ़ बच्चा है और मैं बैठा हूँ सामने और मैं बच्चे से सिर्फ़ बात कर रहा हूँ, जिससे उसको समझ में आ रहा है कि अच्छा कुछ बात हो रही है और उसका रिसेप्टिव लैंग्वेज है, कॉग्निशन है, उस चीज़ पे चल रहा है। पूरे दिन में अगर एक पेरेंट 5 मिनट भी बच्चों को ऐसे लेके बैठता है, तो वहाँ पे बच्चे को हेल्प मिलेगी। बच्चे के स्पीच के इम्प्रूवमेंट के लिए सबसे पहली चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़ कि स्क्रीन टाइम बंद कर दीजिए सबसे पहले। अगर बंद नहीं कर सकते हो आप, तो एट अ स्ट्रेच एक बार में 15 मिनट से ज़्यादा आप नहीं दो। उसके बाद भी शेयर्ड स्क्रीन का एक कॉन्सेप्ट है कि बच्चा अकेले स्क्रीन नहीं देख रहा है। बच्चा जो है वो साथ में पेरेंट भी है और वो उसके साथ कम्युनिकेट भी कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ कार्टून चल रहा है, पेप्पा पिग चल रहा है, कुछ है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि ना पीछे से कोई इंस्ट्रक्ट भी कर रहा है, अच्छा देखो ये इसमें ये येलो कलर का ये क्या है? ये ग्रास में गिर गया, ओह वाओ! तो बच्चे का कहीं न कहीं रिसेप्टिव लैंग्वेज जो है वो भी बढ़ता जा रहा है और जिस चीज़ में, जिस एक्टिविटी में इन्वॉल्व्ड है, वो उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व्ड रहेगा। तीसरा कि जनरलाइज़ेशन, हमें लगता है कि स्पीच थेरेपी करा दी है ना, स्पीच थेरेपी कराने के बाद तो अब तो मेरा बच्चा बोलने लग जाएगा। ये एक तरह का भ्रम पैदा कर देते हैं काफ़ी सारे लोग। सिर्फ़ स्पीच थेरेपी 24 घंटे में, अगर मैं ऐसा सपोज़ कर रहा हूँ कि आप हर रोज़ स्पीच थेरेपिस्ट के पास अपने बच्चों को लेकर जा रहे हो, तब भी आप 24 घंटे में सिर्फ़ 1 घंटा बच्चा थेरेपिस्ट के पास है। बाकी के जितना टाइम है वो आपके पास है। तो जो चीज़ें आपको सेशन में सिखाई गई हैं, उस चीज़ को आपको घर पे इम्प्लीमेंट करना है। बच्चा नहीं चाहता है कि मेरे को एकदम बिठा के टेबल चेयर पे और वन टू वन थेरेपी दे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दे रहा हूँ, मैंगो का एक कॉन्सेप्ट सिखा दिया थेरेपिस्ट ने कि दिस इज़ मैंगो। अब आप ऐसी सिचुएशंस बना दीजिए कि बच्चा देख रहा है कि घर में बेड के ऊपर एक मैंगो पड़ा हुआ है और आपको उसके लिए थोड़ा-सा क्रिएटिव होना पड़ेगा। मैंगो की पिक्चर दिख रही है, तो वो ना आपने बम्बार्ड कर दिया और उसका रिसेप्टिव लैंग्वेज में वो एक पर्टिकुलर वोकैब्युलरी आपकी बढ़ती गई। तो इतना अगर हम बच्चे को एक्सपोज़र देंगे, तो बच्चा जो है रिसेप्टिव लैंग्वेज जो है वो पकड़ेगा, समझेगा, फिर बोलेगा। मैं ना आपको इसमें 5 टिप्स देता हूँ, एज़ अ पेरेंट आप क्या-क्या कर सकते हो। सबसे पहला तो ये है कि आप जो बच्चे को स करवाया जा रहा है, आपके सेशन में जो काम करवाए जा रहे हैं ना, उनको आप फ़ॉलो करिए, ध्यान से देखिए, थेरेपिस्ट के साथ बैठिए और देखिए कि क्या-क्या काम करवाया जा रहा है। एक दूसरा कि अब बच्चे के साथ आपने करना है, जैसे मैंने बताया कि एक ना बच्चों को एक्सपोज़र बहुत अच्छे से चाहिए कि जो चीज़ सीख चुका है, उसका जनरलाइज़ेशन होना चाहिए, ठीक है? ऑटिस्टिक बच्चों में आप देखते हैं कि ना बच्चे रिपीट करते हैं बातों को, जिसको हम लोग इकोलेलिया बोलते हैं, राइट? जैसे अगर कोई बोलता है कि आपका नाम क्या है? तो बच्चा फिर दोबारा उसको भी बोलता है, आपका नाम क्या है? तो जब अगर क्वेश्चंस को बच्चा रिपीट कर रहा है, तो उस कंडीशन में हमें बच्चे को समझाना है कि यहाँ पे ये सिचुएशन है, इसमें आपको इस बात को रिपीट नहीं करना है। व्हेयर एज़ मैंने अगर बच्चे से पूछा, आपको खाना खाना है? नहीं, नहीं खाना? ओके। अगले दिन बच्चा आता है, मैं पूछता हूँ और उसका अगर मन नहीं है खाने का, मैं पूछूँगा आपको खाना खाना है? बच्चा बोलेगा नहीं खाना है, तो मुझे मालूम है कि अच्छा बच्चा वो बात रिपीट कर रहा है, तो वो अपने बात को एक्सप्रेस कर पा रहा है। तो इन सब चीज़ों पे दूसरा कि बैठा-बैठा अगर बच्चा
कुछ खुद आवाज़ें निकाल रहा है, एक होता है कि नॉन मीनिंगफुल वर्बल बातें बोल रहा है, तो उस चीज़ों को बच्चों को थोड़ा-सा आप मना करेंगे और उसको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। बट कुछ चीज़ें जो वर्बली बोल रहा है, जो आपके लैंग्वेज में कन्वर्ट हो सकता है, उसको आप एनकरेज करेंगे, जिससे बच्चा जो है और बेहतर बोलने लग जाएगा। इन बच्चों का जो है आप देखे होंगे जितने पेरेंट्स हैं वो बड़ा रिलेट कर पाएँगे कि आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ भी थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो जाता है, बच्चा जो है ना अचानक से हाइपर एक्टिव हो जाता है और आपका मेरा हमेशा पेरेंट्स से सवाल होता है कि क्या बच्चा कभी ऐसा हो जाता है कि आप बोलते हो कि यार ये तो मेरा बच्चा है ही नहीं, ये तो कोई और आ गया है जैसे? और पेरेंट्स का ज़्यादातर पेरेंट्स का जवाब होता है हाँ, हमें ऐसे ही लगता है। तो जो बिहेवियर के आपके चेंजेज़ आ रहे हैं, क्योंकि बिहेवियर तो एक बहुत बड़ा इसमें कॉज़ है, तो उस पे हमें काम करना ज़रूरी है। तो अकेला एक स्पीच थेरेपिस्ट सारी चीज़ों को नहीं करना, आपको सारी टीम अप्रोच जो है वो हेल्प करती है। तो सबके जितने भी थेरेपिस्ट हैं उनके पास जाना है आपको, जो-जो आपको रिकमेंडेड है। इसके बाद जो टेक्निक्स कराई जा रही है, जो सेशन में कराया जा रहा है, आप उसी को घर पे अगर इम्प्लीमेंट कर देंगे, बहुत लंबा टाइम नहीं, थोड़ा टाइम भी, तो आपका बच्चा आप देखेंगे ग्रेजुअली इम्प्रूव करता जा रहा है। स्पीच थेरेपी से आपका लैंग्वेज जो है वो बढ़ता है। तो जब आपका लैंग्वेज लेवल बढ़ रहा है तो उसकी वजह से मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। अगर कोई मेरे से मेरा नाम पूछता है, मैं क्या करता हूँ, ये सारी चीज़ें पूछता है, मुझे वो चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो मैं जवाब भी दे पाऊँगा। वैसे ही अगर जैसे हम बच्चे का लैंग्वेज इम्प्रूव करवाएँगे, तो लैंग्वेज इम्प्रूव होगा तो वो बात कर पाएगा और वो ज़्यादा कॉन्फिडेंटली बात कर पाएगा एंड ग्रेजुअली वो स्ट्रेंजर से भी बात कर पाएगा सोशली और एक्टिव होगा। ये बड़ा अच्छा सवाल है कि थेरेपी का प्रोग्रेस है हो रहा है या नहीं है? एक मॉनिटर करना, ठीक है? मॉनिटर करना मतलब कि जैसे मैंने सबसे पहले बताया कि एक बच्चे का लेवल क्या है। देखो हम लोग क्या करते हैं एज़ अ स्पीच थेरेपिस्ट, बच्चा मान लो मेरे पास 5 साल का आया है, मैं पहले उसका असेसमेंट करूँगा, बाकी के सारे असेसमेंट मैं अभी लैंग्वेज असेसमेंट की बात करता हूँ, कि मैं यहाँ पे बच्चे का देखूँगा कि उम्र तो बच्चे की 5 साल की हो गई है, लेकिन ये बच्चा जो है ना अभी सिर्फ़ 2 शब्द को पकड़ के बोल रहा है। और मैंने अपने स्किल्स में देखा तो मुझे लगा कि ये 5 साल के बच्चे की जो लैंग्वेज एज आ रही है, ये तो कुछ 3 साल आ रही है और या फिर 2 साल आ रही है, ठीक है? एक्सप्रेसिव लैंग्वेज देखा, ये बच्चा तो बड़े बस एक ही शब्दों में बात करता है, बहुत कम वोकैब्युलरी है। तो वो बच्चा एक्चुअली में बोलने में 1 साल के बच्चे के या 1.5 साल के बच्चे के बराबर का बच्चा है, जिसकी उम्र 5 साल है और जो समझने में वो बच्चा एक 2 साल के बच्चे के बराबर का है। तो वो लैंग्वेज ऐज जो मैंने मॉनिटर करी है, उसी लैंग्वेज ऐज को विद थेरेपी हम लोग मॉनिटर करते रहेंगे। प्लस पेरेंट्स के लिए आप एक ना वोकैब्युलरी बुक बनाइए। कोई भी वो नहीं है, एक ब्लैंक किताब लीजिए, कॉपी लीजिए। आप सारे ना जितने-जितने कैटेगरीज़ हैं, फ्रूट्स हैं, जितने फ्रूट्स आप जानते हैं, एक लाइन में लिखिए। दूसरे में आप क्या करिए, रिसेप्शन, कॉम्प्रिहेंशन, एक्सप्रेशन। आम, केला, लीची, बनाना सब डाल दिया आपने यहाँ पे। अब आप देखिए क्या मेरा बच्चा आम शब्द को समझ पाता है? हाँ, तो उसको टिक कर दीजिए। क्या मेरा बच्चा आम शब्द को बोल पाता है? उस पे भी कर दीजिए। तो आपके पास एक पूरी लिस्ट आ गई। वैसे ही आप कैटेगरी करिए बर्तनों की, कपड़ों की, हाउस होल्ड चीज़ों की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, गाड़ियों की, तो आपको समझ में आएगा कि विद थेरेपी मेरा बच्चा पहले इस लेवल पे था, तो आप अगर बहुत ज़्यादा कुछ टेक्निकली चीज़ें लेकर नहीं आ सकते, इतना मॉनिटर करो, आपको मालूम पड़ेगा कि अभी वोकैब्युलरी बढ़ गई है। प्लस बच्चा 2 शब्दों को जोड़ के बोलने लगेगा और जब लैंग्वेज एक्सपैंड होगी, तो वो आपके सामने वैसे भी दिखाई देगा। अगर बच्चा इमोशंस या वर्ड्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो एक इंसिडेंशियल लर्निंग होता है। एक अ, एक टर्म है इंसिडेंशियल लर्निंग। इसमें क्या है कि अगर मैं बच्चे से पूछूँगा कि आर यू हैप्पी? तो वो बोलेगा कि हाँ या ना। तो वो जो हाँ या ना में होगा, तो उसमें हमें समझ में आएगा कि बच्चा जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है। दूसरा कि ये हाँ ना जो है वो बहुत आसान है, बच्चा बोल के भी ना बोले तो एटलीस्ट हमें बता देगा। तो जितना ज़्यादा आप बच्चों से इंटरैक्ट करोगे और आप इनको ऑप्शंस देके बात करोगे, तो वो समझ में आएगा कि अच्छा क्या कॉज़ है, क्या प्रॉब्लम है, मतलब आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है या नहीं कर रही है, आप हैप्पी हो, नहीं हो, ड्यू टू स्कूल या कोई दूसरी जगह। तो इस तरह से यू हैव टू मेक द चाइल्ड टू एक्सप्रेस कि वो अपनी बात बता पाए। तो अगर ये नहीं है तो अगेन हमारे पास अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन है कि बच्चा वो अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाए। अगेन लैंग्वेज डेवलपमेंट अगर होती है बच्चे की, तो ये सारे जो एंगर, फ्रस्ट्रेशन है, वो लैंग्वेज के रूप में बाहर आ जाती है। इसलिए लैंग्वेज का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि
फैमिलीज़ को तो पहले इन्वॉल्व करना है। मैं हर मदर को बोलता हूँ कि अगर आपका बच्चा बोल रहा है तो थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, इन सब का रोल जो है वो सिर्फ़ 10% है। सबसे ज़्यादा जो 90% रोल है वो आपका ही है। बच्चा बोल रहा है तो सिर्फ़ आप ही के वजह से बोल रहा है और बाकी सब लोग सिर्फ़ सपोर्ट कर रहे थे। तो फैमिली को अगर हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे, जो थेरेपिस्ट नहीं करते हैं उनको करना चाहिए। और काफ़ी जगह ये देखा भी जाता है कि बच्चे को अंदर रूम पे लेकर जाते हैं, मम्मी-पापा बाहर रहते हैं, मम्मा-पापा का मतलब वेट हो गया, सेशन हो गया, बच्चे को लीजिए और हमने ये काम कराया, काफ़ी जगह पे समझाया भी नहीं जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए, पहले आपको पता होना चाहिए। थेरेपी हम कहते हैं कि बच्चे के लिए नहीं है, थेरेपी पेरेंट के लिए कि पेरेंट को पता लगे कि मुझे कैसे बच्चे के साथ काम करना है। मैं डेमोंस्ट्रेट कराऊँगा, मेरे पास अगर एक 45 मिनट के सेशन में बच्चा आता है, पहला जो 10 मिनट 5 मिनट होगा मैं मदर से पूछूँगा कि आपने घर पे क्या काम करवाया? उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा मैं आज 1 2 3 4 ये टास्क कराऊँगा। आखिरी के कुछ टाइम में मैं मदर को बोलूँगा या फिर साथ में जब सेशन चल रहा होगा कि मैंने कराया, मम्मा अब आप कराओ, ठीक है? तो वो चीज़ मैं मदर को ट्रेन कर रहा हूँ और उसके बाद लास्ट के जो 10-5 मिनट बचेंगे मैं काउंसल करूँगा पेरेंट को कि आपको ये सारी चीज़ें कर दिस इज़ द एक्चुअल वे एक थेरेपी होनी चाहिए। एक बच्चा किसी सेंटर में जा रहा है, एक पैकेज ले लिया, हर रोज़ जा रहा है, इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे तो वो एक गलत प्रैक्टिस है। पेरेंट्स को पहले मालूम होना चाहिए। अगर मैं अपनी बातों को अगर मैं कंक्लूड करता हूँ, तो मैं आपको ये बताऊँगा कि सबसे पहले एक बीमारी नहीं है, एक कंडीशन है। मतलब आप समझिए कि मेरे पास एक बच्चा है, जो कि पढ़ने में थोड़ा-सा ध्यान नहीं लगाता है, तो मैं उसको किसी डिसऑर्डर के नाम से टैग नहीं करूँगा। बट ठीक है, वो 5 अलग चीज़ों में बेहतर हो सकता है। वैसे ही ये कंडीशन है ये, ठीक है? जिसमें आपको ये नहीं सोचना, ये पेरेंट के लिए तो सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि पेरेंट को लगता है कि बिल्कुल बच्चा ऑटिस्टिक हो गया है तो पता नहीं हमारा लाइफ पूरा गड्ढे में चला गया, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बहुत ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं अदर देन जो नॉर्मल कोई कंडीशन के साथ बच्चे नहीं हैं, उनसे। दूसरी बात कि एज़ अ पेरेंट आपको बस थोड़ा-सा विजिलेंट रहना है कि आपका प्रोफ़ेशनल कौन है। मतलब कि आपको एक क्वालिफ़ाइड स्पीच थेरेपिस्ट के पास ही जाना है। मैं एक थ स्पीच थेरेपिस्ट हूँ, मेरे पास पेरेंट आते हैं। मेरा एक बड़ा कॉमन अभी रिसेंट इंसिडेंट हुआ है कि मेरा कज़न है, उसके बेटे को ऑटिज़्म है और वो किसी ऐसे सेंटर पे जा रहे थे, जहाँ पे कोई वो जो प्रोफ़ेशनल थे, वो स्पीच थेरेपिस्ट नहीं थे और उन्होंने बोला कि हमारे पास ये स्पीच थेरेपिस्ट है। मैंने पर्सनली बात करी है, पिछले हफ़्ते की बात है। पर्सनली मैंने उनसे बात करी है और मुझे पता लगा है कि वो स्पीच थेरेपिस्ट क्वालिफ़ाइड नहीं है। कैसे मालूम करें? सबसे पहले आप ये अगर आप किसी सही प्रोफ़ेशनल के पास जा रहे हैं, आँख बंद करके भरोसा करिए, जो बोल रहे हैं। बोलेंगे ना वो आकर कि ये काम नहीं करना, आप मत कराइए। एक क्वालिफ़ाइड प्रोफ़ेशनल कभी भी हार्मफुल नहीं है आपके लिए। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिए कि एक क्वालिफ़ाइड स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाएँगे, कैसे पता लगेगा? रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का लाइसेंस होता है, जिसका लाइसेंस नंबर ए से स्टार्ट होता है और मेरी बात यकीन करिए किसी भी क्वालिफ़ाइड स्पीच थेरेपिस्ट है, आप अगर उनका क्वालिफ़िकेशन पूछेंगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा। आपका बच्चा है, आपके बच्चे का फ्यूचर है। एक एज लैंग्वेज डेवलपमेंट का चला गया तो वो वापस नहीं आएगा। तो आप निडर होके पूछिए कि आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, आप मेरे बच्चे के साथ क्या काम कराएँगे और आपके बच्चे का फ्यूचर डेफ़िनिटली बहुत बेहतर हो जाएगा। सिंसियरली मेरा एप्रिसिएशन है जोश टॉक के लिए जो एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक को सामने लेकर आया है जिसकी आज की डेट में बहुत ज़रूरत है। बहुत मैं अपने आप को एक फॉर्च्यूनेट इंसान समझता हूँ जिसको एक ये प्लेटफ़ॉर्म मिला जहाँ पे मैं अपनी बातों को आप तक पहुँचा पा रहा हूँ। थैंक्स टू जोश टॉक। Hello everyone. I'm so happy that Josh Talks has brought this channel out where we can hear the stories of the incredible mothers and fathers of autistic children. I had somebody in my own family who was autistic. If you are the parent of a young child who has autism, please share your information with Josh Talks in the form below. This will help Josh Talks better understand the problems that you face and the content that needs to be created. Your information will be kept confidential. Only a few members of the team will have access to this data who will call you to have a short conversation with you.